हेलो एवरीवन, आज हम जापान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जिसका सब्जेक्ट कोड है BHIE 142। इसमें जापान में तोकुगावा काल के बारे में पढ़ेंगे। जापान के इतिहास में तोकुगावा का काल 245 वर्ष का शासन माना जाता है। 1603 से लेकर 1867 ईस्वी तक शांतिपूर्ण और समृद्ध का काल था। इस काल में जापानी संस्कृति में कई महत्वपूर्ण विकास हुए। तोकुगावा संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या उस काल में हुआ? शांति समृद्धि हुआ उस काल में, और सामाजिक में स्थिरता आई, समाज में स्थिरता आई, सभी लोग एक साथ काम कर रहे थे। कन्फ्यूशियसवादी धर्म मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। तोकुगावा काल में समाज 4 वर्ग में बांटा हुआ था। एक समुराई में बांटा हुआ था, एक किसान में बांटा हुआ था, एक कारीगर में और व्यापारी में। तोकुगावा काल में समाज कितने वर्ग में बांटा हुआ था? 4 भाग में, समुराई, किसान, कारीगर, व्यापारी। तोकुगावा काल की मुख्य विशेषताओं में से हैं नियो कन्फ्यूशियसवाद। तोकुगावा काल में जापान में नियो कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव था। नियो कन्फ्यूशियसवाद ने जापानी संस्कृति, शिक्षा और राजनीति को प्रभावित किया। नियो बौद्ध धर्म को अपनाया जा रहा था। और इसके बाद शास्त्रीय शिक्षा। जापान में तोकुगावा काल में शास्त्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था, क्लासिकल लैंग्वेज पर जोर दिया गया था। राष्ट्रवाद। तोकुगावा काल में राष्ट्र की भावना का उदय हुआ था। कई इतिहासकारों ने इस काल में राष्ट्रवाद का विचारधारा प्रस्तुत किया था। हिदेयोशी की मृत्यु के बाद तोकुगावा अन्य दाइमियों में दुगुनी शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था। हिदेयोशी की मृत्यु जैसे हुई थी तब तोकुगावा काल में दाइमियो आया था, तभी से शासन स्टार्ट हुआ है। 20 अक्टूबर 1600 ईस्वी में सेकीगहरा के मैदान में अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। इस गठबंधन के बल पर 1603 ईस्वी में शोगुन नियुक्त किया गया। इस प्रकार से शासन चला था शोगुन की नियुक्ति पर। तोकुगावा काल में इएसा ने जो व्यवस्था लागू की उसे बाकुहान व्यवस्था कहा जाता है। बाकुहान का मतलब होता है सम्राट या केंद्रीय सरकार। तोकुगावा काल में एक सम्राट होता था। सम्राट को क्या कहते थे हम लोग? बाकुहान कहते थे। और हान बाकू मतलब हो जाता है सम्राट, और हान मतलब वहाँ के जागीरदारी। दोनों के बीच केंद्रीय सत्ता स्थापित रहता था। यहाँ केंद्रीय सरकार स्थापित हुई। दाइमियों और जागीरों को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जाता था, जिन्हें तोकुगावा काल की परियोजनाओं में शामिल किया जाता था। दाइमियों की 3 वर्ग में बांटा गया था, शिनपान, वफादार और जागीरदार। जो शिनपान होते थे वो रक्त संबंधी होते थे। उन्हें 10% भूमि दिया जाता है, क्योंकि सरकार सोचते थे अगर ज़्यादा भूमि दिया जाएगा तो अपना ही आदमी रहता है वो जो मतलब कि वो बदनाम कर देता है, ज़्यादा लूट लेता है। तो इसीलिए वफादार और जागीरदार को खुदाई भी कहा जाता था। इन दोनों को 26% दिया जाता था। तोकुगावा घराने में अपने स्वयं के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शक्ति का इस्तेमाल मिलियन कोकू से अधिक था। मिलियन कोकू मतलब होता है कि चावल जैसे 150 केजी चावल को कहा जाता है कोकू। दाइमियों के पास आकार के आधार पर 10,000 कोकू फसल का उत्पादन होता था, मतलब फसल भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तोकुगावा काल में। अगले हम लोग देख लेते हैं तोकुगावा काल में शास्त्रीय कला। जापान में शास्त्रीय कला के बारे में देख लेते हैं। जापान का शास्त्रीय कला 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। यह काल जापानी इतिहास में कला, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण विकास निभाता है। इसमें 794 ईस्वी में हियान संस्कृति का उद्भव हुआ। शास्त्रीय कला मतलब क्या होता है? क्लासिकल आर्ट। क्या क्या वहाँ आर्ट आता है? पहली बात, तांग राजवंश। 794 ईस्वी में यामातो राज ने हियान में अपनी राजधानी बनाई। यह जापान में शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता था। हियान की अवधि 794 से लेकर 1185 तक 400 वर्षों तक शासन किया। कौन? हियान वंश ने। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म आएगा। बौद्ध धर्म राज्य के धर्म बन गया था जापान में। उसके बाद चीनी भाषा के अभिजात वर्ग द्वारा अपनाया गया था। चीनी भाषा आया, चाइना के लोग आए, उन्होंने ही बोला कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। वहाँ पे जापान में कोई भी धर्म का मतभेद नहीं किया जाता था, ये बात था वहाँ पे। और इनके माध्यम से चीनी दर्शन और साहित्य में परिचय करवाया, जो बौद्धिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। साहित्य का विकास। यहाँ पे कई साहित्यिक आते हैं, कई इतिहासकार आते हैं, अनेक प्रकार के साहित्य लिखते हैं। इस काल में महिला लेखकों द्वारा जापानी भाषा में लिखे गए साहित्य का विकास बहुत अधिक हुआ है। एक उपन्यास द टेल ऑफ जेनजी, जिसमें हियान कुलीन जीवन का तस्वीर पेश करता है। एक उपन्यास लिखा गया है द टेल ऑफ जेनजी किसे कहते हैं, जिसमें हियान कुलीन, हियान वंश जो था जापान में, जो हियान वंश था, उनकी तस्वीर को पेश करता है। और इन्हें महान जापानी लेखकों द्वारा लिखा गया था। कुछ हद तक संस्कृत में कालिदास की तरह, अंग्रेजी में शेक्सपियर की तरह।
कला, साहित्य और विकास। जापान में कला साहित्य के अलावा कई चित्रकलाओं का विकास हुआ था। समय समय पे बहुत सारी चित्रकला का विकास होता था। सैन्य संगठन। जापान में नौकरशाही का विकास इस काल में अच्छी तरह से हुआ था। सैन्य संगठन को विकसित करने के लिए नियम और विनियम विकसित किए गए थे। कर संग्रह करने के लिए एक सामूहिक प्रणाली जिसे रीतसूरिया कहते थे। कर प्रणाली के लिए एक रीतसूरियों का प्रयोग किया जाता था। और शासन व्यवस्था देश के प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक को एक राज्यपाल दिया गया था। इस अवधि में शासित क्षेत्र क्योटो क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र क्यूशू में था। कृषि में उन्नति। एमिसी भोजन के लिए घुमंती लोग थे। एमिसी को बाद में जापान में मूल निवासियों के रूप में एनु के नाम से जाना जाता था। ये लोग क्या होते थे? खाना दोस्त समूह होते थे, घूमते फिरते रहते थे। बाद में वहाँ कृषि के लिए जैसे कि जब भूमि मिल गया तो उन्होंने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। एनु जातिवादी भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में विकसित थे। हियान संस्कृति। जापान में जो हियान संस्कृति आई है उनके बारे में बताते हैं। यह संस्कृति 1000 दरबारियों द्वारा बनाई गई थी। यह सुंदर दर्शन का निर्माण किया। आहार के रूप में चावल सब्जियां कम था, मांस मछली ज़्यादा थी। परिवहन के लिए मुख्य तौर पर बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। ये सब लिख दीजिएगा हियान संस्कृति में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।